जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो 28 राज्य तो साफ साफ दिखते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ अलग नाम नहीं है। सच तो ये है कि ये राज्यों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज आखिर हैं क्या? ये सिर्फ एक और नाम नहीं है, बल्कि इनके प्रशासन का, इनकी शक्तियों का पूरा ढांचा ही राज्यों से एकदम अलग है। और यही बात इन्हें इतना खास बनाती है। अब इस सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में, खास तौर पर इसके पार्ट 8 में। जी हाँ, यही वो हिस्सा है जो इन क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता है। तो चलिए जरा संविधान के इन पन्नों में झांक कर देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही पकड़ते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी भारत का वो प्रशासनिक हिस्सा है जिस पर किसी राज्य सरकार का नहीं, बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। और सच पूछिए तो बस यही एक लाइन इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये सीधा शासन तो समझ आ गया, पर असल में ये काम कैसे करता है? इसकी कमान की चेन क्या है? किसके हाथ में होती है असली पावर? चलिए इस सिस्टम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 239 इस मामले में बिल्कुल साफ साफ कहता है, और वो ये कि हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति के हाथों में होता है। यही इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति ये काम करते कैसे हैं? वो हर यूनियन टेरिटरी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर या फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ये जो अधिकारी होते हैं ये उस इलाके में राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर काम करते हैं और रोजमर्रा का प्रशासन चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं, चेन ऑफ कमांड एकदम सीधी है। राष्ट्रपति, उनके नीचे प्रशासक और फिर वो प्रदेश। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, यूनियन टेरिटरीज सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कंट्रोल में होते हैं। ये राज्य जैसा बिल्कुल नहीं है जहां एक चुनी हुई राज्य सरकार होती है। यहां पर फाइनल अथॉरिटी, अंतिम अधिकार हमेशा केंद्र के पास ही रहता है। तो अब तक तो ये नियम काफी सीधा और सिंपल लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि हर केंद्र शासित प्रदेश एक जैसा नहीं होता। तो सवाल अब ये उठता है, क्या केंद्र के सीधे कंट्रोल का ये नियम हर एक यूनियन टेरिटरी पर लागू होता है? और इसका छोटा सा जवाब है नहीं। और यहीं पर हमें यूनियन टेरिटरीज की दो अलग अलग कैटेगरीज दिखती हैं। एक तरफ हैं अंडमान निकोबार या लद्दाख जैसे प्रदेश जहां सीधे केंद्र का शासन है, और दूसरी तरफ हैं दिल्ली और पुडुचेरी। इनके पास राज्यों की तरह अपनी चुनी हुई विधानसभा और सरकार भी होती है। दिल्ली का मामला तो और भी ज्यादा अनोखा है। पता है क्यों? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 239 AA दिल्ली को एक बहुत ही स्पेशल दर्जा देता है। ये इसे एक नॉर्मल यूनियन टेरिटरी से कुछ ज्यादा बनाता है, लेकिन एक पूरे राज्य से कुछ कम। कह सकते हैं कि ये एक तरह का हाइब्रिड मॉडल है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो दिल्ली को इतना अलग बनाती है। भले ही दिल्ली की अपनी चुनी हुई सरकार हो, लेकिन 3 बहुत ही अहम विषय, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इन पर कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार का होता है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए काम करती है। और यही बात दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल का सबसे बड़ा विवाद भी है और सबसे बड़ी खासियत भी। तो अब तक हमने जो भी समझा है, चलिए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के बीच आखिर वो कौन सी बुनियादी फर्क हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं? चलिए इन अंतरों को एक एक करके फटाफट समझते हैं। राज्य संविधान के पार्ट 6 में आते हैं तो यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में राज्यों के हेड होते हैं गवर्नर, तो यूटीज के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी। हर राज्य में एक विधानसभा होना जरूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन यूटीज में ये ऑप्शनल है। और हाँ, सबसे बड़ा अंतर ऑटोनॉमी का। राज्यों के पास ज्यादा स्वायत्ता होती है, जबकि यूनियन टेरिटरीज की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमें इस अलग सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? सोचने वाली बात है ना, कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने राज्यों के अलावा इन अलग अलग क्षेत्रों की एक कैटेगरी क्यों बनाई? इसके पीछे क्या सोच थी, क्या लॉजिक था? देखिए, इसके पीछे कई बड़े स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल कारण हैं। पहला, ये कुछ छोटे या कल्चरल रूप से अलग क्षेत्रों के लिए एक फ्लेक्सिबल गवर्नेंस मॉडल देता है। दूसरा, ये केंद्र सरकार को देश की राजधानी या जरूरी द्वीपों जैसे स्ट्रेटेजिक इलाकों पर सीधा कंट्रोल रखने की पावर देता है।
और तीसरा, जैसा हमने देखा, ये दिल्ली और पुडुचेरी जैसे यूनिक मामलों के लिए एक स्पेशल, एक हाइब्रिड सिस्टम बनाने की सुविधा देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूनियन टेरिटरीज का ये पूरा सिस्टम हमारे संविधान के बड़े ही यूनिक कैरेक्टर को दिखाता है। हमारा संविधान न तो पूरी तरह से फेडरल है और ना ही पूरी तरह से यूनिटरी। ये सिस्टम फेडरलिज्म और एक मजबूत केंद्र के बीच एक बहुत ही महीन और नाजुक बैलेंस बनाता है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश इकोनॉमिक और सोशल रूप से डेवलप हो रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेटहुड के दर्जे की मांग और ज्यादा तेज होगी? ये वो सवाल है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को हमेशा आकार देता रहेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।